गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। बच्चों, आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में हम एक बार फिर से आपको आमंत्रित करते हैं। आप सबको कैसा लग रहा है? इस ऑनलाइन क्लास में आपकी पढ़ाई को कोई लॉस नहीं है, इसलिए आपको पूरी तरह से आपके हर सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रही है। तो ज्योग्राफी में बच्चों, आज हम आपको 8th की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो ज्योग्राफी में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे शक्ति का साधन। तो ये इसके एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शक्ति के साधन है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक परंपरागत ऊर्जा, एक गैर परंपरागत ऊर्जा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोयला, पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा में कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और आज हम लोग पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। तो बच्चों, ये है अब भारत का मैप। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और पूरा हमने आपको दिखाया है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। ये देखिए आप, ये झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे देखिए आप, छत्तीसगढ़ ये आपका राज्य है। फिर पश्चिम बंगाल है ये हमारा। ये देखिए बच्चों, ये पश्चिम बंगाल ये है। और असम मेघालय में हमारा जो है, यहाँ पे देखिए, आ जाइए आप असम, और ये छोटा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे मेघालय आपको दिख रहा है, ये मेघालय। और ये मुंबई के अरब सागर के हाईवे के पास यहाँ पे खनिज तेल मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु और जल विद्युत के बारे में। तो बच्चों, ये हम आपको बताएंगे जैसे जल विद्युत कहाँ कहाँ जल मिलता है। ऐसे एक बार मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, फिर से मैं आपको मैप दिखाऊंगी, और फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी में मैप दिखाती हूँ बच्चों, कि इससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। आप हर चीज़ को अगर मैप के सहारे देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। सारे राज्य के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। फिर हम जल के बारे में आपको बताएंगे कि जैसे कि गैर परंपरागत ऊर्जा में बच्चों, ये जो ऐसे साधन होते हैं जिनमें जल के द्वारा, पवन के द्वारा, परमाणु के द्वारा और सौर के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो अन्य जीवाश्म साधन के अलावा जो अन्य साधन, वैकल्पिक साधन है शक्ति के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले जल विद्युत। अब जल के बारे में हम ये पढ़ाएंगे आपकी, जल विद्युत क्या है और कहाँ कहाँ ये प्राप्त है। जैसे आप देख रही हैं, ये हीरा उड़ीसा है बच्चों, ये क्या है? उड़ीसा। तो यहाँ पे हीराकुंड का एक बांध बनाया गया है। फिर ये मध्य प्रदेश में भी चंबल के योजना बनाई गई है, वहाँ भी गांधी सागर बनाया गया है। फिर ये नागार्जुन सागर बांध भी बनाया गया है, यहाँ पे आप आ जाइए तो नागार्जुन सागर का बांध भी बनाया गया है। तो चलिए हम आपको जल विद्युत के बारे में बताते हैं और पूरा एक एक पॉइंट पर तो चलिए अब ये आप अपने पार्ट पे आ जाइए। ये है आपका शक्ति के साधन में मैंने चर्चा के बिंदु जो बनाए हैं, वो इसलिए बनाती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ जाए कि आपके इस लेसन में क्या क्या है। जैसे जिन बच्चों के पास भी किताब नहीं है, वो सोचेंगे कि मैं इस लेसन में आखिर है क्या, तो मैं आपको पूरा ये बिंदु बना देती हूँ, ये पॉइंट सारे, और इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। आप वीडियो को खोलेंगे और आप देख लेंगे कि इसमें हमारे लेसन में क्या है, तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इस पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोयला, पेट्रोलियम। आज हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा यानी परमाणु, जल विद्युत और सौर, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसमें जल विद्युत शक्ति के बारे में हम देखते हैं बच्चों कि जैसे कोयले की ढुलाई बहुत महंगी होती है, या खनिज तेल भी बहुत महंगा होता है, या उसकी डिमांड बहुत है, खपत बहुत है, लेकिन उतना खपत हो नहीं पाती, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आप देखती हैं हर वक्त हर जगह पंखे चलते हैं, बिजली के पंखे का। आखिर ये बिजली कहाँ से आती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में नदी पे बांध बना के पानी को इकट्ठा किया जाता है, और बांध के ये जो बड़े बड़े पावर हाउस बना के उसमें जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये देखिए पावर हाउस, तो ये बड़े बड़े बांध बना के जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके बारे में हम बताते हैं पावर हाउस के बारे में कि ये पावर हाउस कैसे बनाया जाता है। बच्चों देखिए, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगा के उस पर जल को गिराया जाता है। गौर से सुनिएगा। फिर दूसरी बात देखिए कि जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की एक धुरी होती है, उसको क्या करते हैं? पंखों से जोड़ दिया जाता है। ये हम आपको बता रहे हैं पावर हाउस के बारे में। पावर हाउस का नाम अक्सर आपने सुना है कि ये पावर हाउस है। पंखों पे जब जल की धारा गिरती है तो उससे क्या होता है? पंखा घूमने लगता है।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर हाउस में काम कैसे होता है कि पंखे लगा के जल को गिराया जाता है और टरबाइन की धुरी से पंखों को जोड़ दिया जाता है, और पंखों पे जल की धारा जब गिरती है तो वो पंखे क्या होते हैं बच्चों, घूमने लगते हैं। तो पंखे जितनी तेज़ी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है, और इस प्रकार के उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। तो ये देखा आपने बच्चों पावर हाउस, ये पूरा डिटेल पावर हाउस समझ गई आप, जल विद्युत शक्ति देख लिया। अब हम आपको बताते हैं परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम थोरेनियम। तो ये इस पे आपको क्वेश्चन भी है बच्चों, और हम बताते हैं आपको कि वैकल्पिक ऊर्जा का जो अन्य परमाणु स्रोत है, वो प्रमुख स्रोत है, वो है परमाणु, और इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के रूप में भी जानते हैं, इसलिए परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। और इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, देखिए, यूरेनियम और थोरियम। और ये जो है क्या है, दोनों ये खनिज हैं, आणविक खनिज है। और हमारे देश में जैसे हम आपको मैप में भी बता चुके हैं, फिर से बता देंगे आपको कि झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे यूरेनियम के भंडार हैं। और इस पे जो केरल है बच्चों, वहाँ पे पाई जाने वाली जो मोनाजाइट बालू है, उससे क्या होता है, किसको प्राप्त किया जाता है, ये थोरियम को। तो ये आपने ये देखिए, ये सारे राज्य हैं, और इन सब राज्यों में प्राय आपको परमाणु ऊर्जा मिलती है। ये थोरियम कहा तो केरल के बालू वाले स्थान से थोरियम को प्राप्त किया जाता है। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं बच्चों, वो ये बता रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 10 अगस्त 1948 में। ये परमाणु ऊर्जा आयोग है, 10 अगस्त 1948 को भारत में इसकी स्थापना की गई, और भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग, ये देखिए 1950, स्क्रीन पे देखिए बच्चों, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, ये किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में, होमी जहांगीर भाभा। तो ये बच्चों आप इसको गौर से सुनिएगा, ये एक चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे नहीं लिख पाऊँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो गौर से सुनेंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने देखा कि 1954 में ये विभाग बना और आयोग की स्थापना 48 में हुई। ये जो परमाणु शक्ति है बच्चों, इसको जो पूरी तरह से इसका विकास करने में हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे वैज्ञानिक थे, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम हम आपको ले रहे हैं। इनका योगदान बहुत सराहनीय है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा काम किया है हमारे भारत के विकास में, और इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो अब ये 2 पॉइंट आपको देखते हैं, एक है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम आपको अलग बताएंगे, पवन ऊर्जा के बारे में आपको अलग बताएंगे। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से जो शक्ति हमें मिलती है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किए जाते हैं, सोलर सेल लगाए जाते हैं। सौर ऊर्जा से क्या होता है, सोलर कुकर बनता है, सोलर लाइट बनती है, सोलर हीटर बनते हैं। और ये जो सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता है, इसको वर्तमान में 4 मेगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया है। तो अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं पवन ऊर्जा। भारत के कुछ जो सागर के किनारे, यानी सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है बच्चों, या नदियों के किनारे का जो भाग होता है, जहाँ पे तेज़ और लगातार तेज़ और कंटिन्यूअस जो हवाएं चलती हैं, वहाँ पे पवन चक्की लगा दी गई। अक्सर आपने गाँव में या फोटो में देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची गोल घूमती हुई चक्की लगाई जाती है। इससे क्या किया जाता है, पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु को इसका अग्नि राज्य कहा गया। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, इन सब जगहों पे भी पवन राज्य का उत्पादन किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बच्चों फिर से एक बार बता देंगे कि सारे राज्यों को दिखाते हुए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी। या आप देखिए, जैसे हम आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताते हैं
तो सौर ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए क्या कहीं भी इसको लगाया जाता है, और इसमें जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है सोलर सेल लगाए जाते हैं, उससे सोलर कुकर, सोलर लाइट या सोलर हीटर बनते हैं। और ये जो पवन ऊर्जा यानी ऊंची ऊंची जगहों पे जो आपने देखा, इसके लिए क्या ऐसी जगह जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इसमें देखिए ये है तमिलनाडु बच्चों, देखिए आप इस मैप में देखिए अच्छी तरह से कि ये है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के लिए जो किया गया है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु जो है अग्रणी, यानी आप देख रहे हैं ये देखिए तमिलनाडु है। ये मैंने आपको केरल में बताया था परमाणु के लिए कि ये केरल है। तो केरल में आपको बताया था केरल के नाम में जो तट पे पाई जाने वाली जो एक बालू होती है वहाँ से थोरियम प्राप्त किया था। ये देखिए तमिलनाडु, ये आपको पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य। उसके अलावा ये देखिए आप कर्नाटक, उसके बाद से आ जाइए आप महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाइए आप गुजरात, ये देखिए गुजरात, और ये राजस्थान, ये देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये इन सब राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये इनके माध्यम से बच्चों मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि इनके माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से कि किन किन जगहों पे आपको कोयला से लेके, मैंने कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस सब आपको बताया मैंने। प्राकृतिक गैस में भी मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि पाइपलाइन यहाँ गुजरात, देखिए आप ये गुजरात है, गुजरात से ये पाइपलाइन जाते हुए मध्य प्रदेश से होके, ये देखिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश से होके जाते हुए, यूपी से होके जाते हुए ये हरियाणा तक गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया बच्चों। उसी तरह जल विद्युत के लिए बांध कहाँ बनाए गए हैं, फिर आपको परमाणु कहाँ कहाँ है, फिर आपको केंद्र कहाँ है, पवन ऊर्जा के केंद्र कहाँ है। तो ये आपको लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। और आपके लिए जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, तो अब इस वीडियो के बाद भी आपको मैं 2 क्वेश्चन दूँगी, और सही जोड़े बनाए वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।